हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका एचटेट का पीजीटी वाला पेपर है। ये आपका पीजीटी 2019 का आपका ये पेपर है। इसको हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो क्लियर हो सकें। ठीक है, जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है आपका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना और उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? यानी कि पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, हेल्प, मल्टीप्लिकेशन। भाई आपका जो जमा करना है वो कहीं ना कहीं गुणा में आपकी सहायता करता है। तो इस तरीके की लर्निंग को आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव लर्निंग है, ये तो पता है हमें। वर्टिकल होगी, लेटरल होगी, बायलेटरल होगी या फिर आपकी सीक्वेंशियल होगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? आपकी सीक्वेंशियल होगी, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में आपको हेल्प कर रही है। भाई आपका आपने पहले अगर प्लस सीखा है वही आपको माइनस में हेल्प करेगा, वो आपको इनटू में हेल्प करेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा, फिर डिवाइड करने में हेल्प करेगा। तो एक सीक्वेंस में आपको हेल्प कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल आपका लर्निंग रहेगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिर आता है आपका विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये कौन सा कारक है अधिगम का आपका? द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। मतलब अब अगर आप एक चीज देखिए क्या होगा, मेथोडोलॉजी होगा, सोशल एस्पेक्ट होगा, ठीक है, फिजियोलॉजी है या फिर साइकोलॉजिकल है, तो बिल्कुल क्या रहेगा? सोशल एस्पेक्ट है। भाई स्कूल क्या है हमारा? स्कूल हमारा सोशल उसमें गिना जाता है ना, हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ा था। तो स्कूल क्या हमारी सोसाइटी में काउंट होता है ना, तो ये हमारा क्या है? सोशल एस्पेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि बच्चों के लिए समस्या समाधान में सुधार करने के लिए कौन सी एक उपयुक्त विधि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है आपका फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट, या फिर आपका गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बात है ये वाली आपकी। ठीक है, इन्वॉल्व पेरेंट इन चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी ठीक बात है। मॉनिटर स्टूडेंट इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, यानी विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना, ये बात भी ठीक है। माता पिता को शामिल करना ठीक है। समस्या समाधान के लिए व्यापक अवसर देना भी ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों की प्रायिकता को नियतता कर देना, यानी उनके अंदर एक फिक्स्डनेस कर देना फंक्शंस के उनको, ये वाली आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ठीक विधि जो है वो नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को ठीक तरीके से करने के लिए ये वाली विधि को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वो इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ में क्या हुआ। भाई सेकंड सीजन आने का वेट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, तो वो उसको क्या कर रहा है? एक बुक में पढ़ रहा है उसको, बाहुबली में क्या होने वाला है। तो ये कौन सा मोटिवेशन है आपका? इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, बोथ है या नाइदर है? ठीक है, तो देखिए इंट्रिंसिक होगा, ऑब्वियसली बात है। भाई बुक पढ़ने के लिए उसको किसी ने कहा थोड़ी ना है, कोई उसके ऊपर डंडा लेके थोड़ी ना खड़ा है, या ना ही कोई उसको प्राइज मिलने वाला है बुक पढ़ने से। अगर कोई प्राइज मिलता, कुछ और होता तो एक्सट्रिंसिक हो जाता। ठीक है, लेकिन उसको खुद से जानना है कि आगे होने वाला क्या है। ठीक है, तो क्या होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। अब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई आपके ऊपर डंडा लेके नहीं खड़ा है ना, आपको खुद से देखना है, भाई मुझे देखनी है वीडियो ताकि मैं अपने एग्जाम में अच्छा कर सकूं। तो क्या होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। एक्सट्रिंसिक हमेशा बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा कि भाई बाहर से कुछ मिले हमें। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। कल्चरल बायस का कुछ भी रीजन हो सकता। पक्षपात का मतलब किसी भी कोई व्यक्ति तरीके से, कोई कल्चर से, किसी भी चीज का पक्षपात ना हो, वो असेसमेंट जो है वो किस तरीके से हो पाएगा? गुड असेसमेंट जो होगा क्या होगा? ठीक है, असेस स्टूडेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, यानी कि विविध विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के लिए आकलन के लिए करना चाहिए। यूज अ सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी कि एक अच्छे मानकीकृत प्रशिक्षण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अज्यूम दैट एथिक डिफरेंस आर ड्यू टू हेरिडिटी। भाई मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, ये तो गलत बात होगी, है ना। अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट पर्पस, ये भी गलत बात होगी। उपयोग से बचना, ये भी गलत बात। एक अच्छे मानकीकृत प्रशिक्षण का उपयोग करना, मतलब एक सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का इस्तेमाल करना, तो वो कल्चरल बायस से आपको बचाएगा। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि असेस स्टूडेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड। भाई विभिन्न विधियों का उपयोग करके विद्यार्थियों के आकलन के लिए यूज करना चाहिए। अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे? एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसको भी साथ में लेकर के चल सकेंगे, उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका। इन कोहलबर्ग थ्योरी एट विच स्टेज
at which stage at which level moral development is internalized and not based on external standard। ये हम लोगों ने कॉलबर्ग की थ्योरी में पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या म्यूचुअल इंटरपर्सनल लेवल आपका। तो 3 लेवल होते हैं आपके ये वाले। इसमें से इसने बोला है कि जो उसके जो नैतिक स्तर होगा ना, वो बाहरी मानकों पर आधारित नहीं होगा बल्कि वो इंटरनली होगा, मतलब खुद से ही करने वाला होगा। तो कौन सा होगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा आपका। इस लेवल में क्या होता है, बंदा खुद से ही अपने आप से चीज़ों को मतलब करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, गांधी जी है या कोई और है, तो उनका एक्सटर्नल कोई मोटिव नहीं था, वो इंटरनली इतना वो थे अपने देश के लिए कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। तो भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, सारे आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ चाइल्ड्स diet affect how tall the child grow and even how effectively the child can think and solve problems in this example डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक बच्चे का आहार, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, यहाँ तक कि उसको कितने प्रभावी तरीके से वो चिंतन कर पाता है, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी। तो ये किस चीज़ में आएगी, हेरिडिटी में आएगी, एनवायरनमेंट में, अर्ली लिटिल एक्सपीरियंसेस में, या फिर कंटिन्यूटी में। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, एनवायरनमेंट में आती है। भाई जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं ना, उसमें हमने ये बहुत डीप में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में मौजूद हैं जो डेवलपमेंट को आपके प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट का फैक्टर होगा आपका, ठीक है। हेरिडिटी तो जो आपको मिल गई वो तो मिल गई, वो तो एक अलग चीज़ होगी ना, वो तो फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सी योजना विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। अब हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शंस में हमेशा देखना कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन सा है, क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए जिसका एक आंसर हो, 2 आंसर हो, फटाफट से बुक में से देख के बता दिया जाए, या कुछ ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो कि बच्चा खुद से सोचे, वो हमेशा आपका आंसर होगा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, मतलब इसके लिए। या फिर आपको पूछा जाए कि भाई एक जो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, वो भी यही होगी, ठीक है। तो गिविंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, भाई मल्टीपल चॉइस में ABCD छांटना होगा, इससे क्या होगा भाई, ठीक है। असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट टाइम लाइन्स फॉर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, भाई ये भी बच्चा याद कर लेगा, ऐतिहासिक तिथियां याद रहती है, कितने रट्टा लगा लेते हैं हम लोग। गिविंग वर्कशीट टू स्टूडेंट दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट प्रेजेंटेड इन देयर टेक्स्ट बुक के फैक्ट भी उसको पुनर्स्मरण करना, ये भी कोई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है आपका, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद स्टेटमेंट सच एज लाल बहादुर शास्त्री वॉज आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंस और रिफ्यूट, यानी कि इस कथन का समर्थन और खंडन कीजिए। अब आपने बता दिया लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, किस बारे में, अब इस बारे में स्टूडेंट बताएंगे कि वो महानतम प्रधानमंत्री थे तो सही, लेकिन इसके समर्थन में लोग बताएंगे चीज़ें, कुछ स्टूडेंट बताएंगे कि अच्छा उन्होंने ये काम बहुत अच्छे किए, लेकिन ये वाले काम उन्होंने गलत कर दिए, ये वाले काम गड़बड़ कर दिए। तो क्या होगा, बच्चा इसमें अपनी चिंतन लगाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन्होंने बोला जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होगी। आइडेंटिटी क्राइसिस हमने बहुत ही एक फेमस इनकी वो है एरिक्सन की, आइडेंटिटी क्राइसिस की एक टर्म होती है जिसमें टीनेजर्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। तो ये आपकी उनकी स्टेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना जो है वो क्या होगी। मतलब कि जो एडोलेसेंट स्टूडेंट है ना, उनके साथ में काम करने के लिए एक अच्छी जो स्ट्रेटजी होती है अध्यापक की, वो क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या है, आस्क स्टूडेंट टू मेक कंपैरिजंस, भाई विद्यार्थियों की तुलना करो, बिल्कुल नहीं। एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इन्वाइट स्टूडेंट टू फॉर्म हाइपोथेसिस, ठीक है। गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्ट एन इंक्लाइंड प्लान और अ हिल, ठीक है। तो एडोलेसेंस के बारे में बात की जा रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है, एक समस्या प्रस्तुत करके विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, भाई वो खुद से हाइपोथेसिस लगाएं कि इस प्रॉब्लम के बारे में और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है उनके साथ में एक इंटरेक्शन करने का, ठीक है। वे बालक जो कि न्यून दृष्टि के माने जाते हैं, जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है, चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव अ विजुअल एक्यूटी बिटवीन, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या रहता है आपका 11th क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर रहेगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 7 टू 20/200, ये आपका रहता है, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना पड़ता है। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स आर एंकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर
अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंट ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चन एंड डायरेक्शन इज, मतलब कि अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापकों के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपनी समझ बनाने के लिए निरुत्साहित होते हैं, लेकिन एक गाइडेंस में रहते हैं, ठीक है, अध्यापक के गाइडेंस में, उनके निर्देशों की सहायता में, ठीक है। तो निर्देश जहाँ पर दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग उसको हम कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन से पता चल जाता है कुछ कुछ के आंसर्स तो हमें, कि भाई निर्देशों की सहायता से, अध्यापक के निर्देशों की सहायता से लर्निंग हो रही है, तो क्या होगा आपका डिस्कवरी लर्निंग होगा, गाइडेड डिस्कवरी होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा खुद से डिस्कवरी नहीं कर रहा है, गाइडेंस में डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालक के लक्षण जब वो किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता है, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है, कुंठा के समय विदेशिया के साथ में अनाप शनाप बोलने लग जाता है, क्या संकेत करता है? एक चिल्ड्रन के सिम्टम है, इम्पल्सिव बिहेवियर है काफ़ी उसका, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता है वो, ठीक है, इग्नोर करता है सोशल रूल्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं हम लोग इसको। हमने ये उसमें पढ़ा था, हमने जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाली जो है ना वीडियो, उसके अंदर हमने पढ़ा था ADHD होता है ये आपका, ठीक है, जो बच्चा एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे ना, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते 5 मिनट के लिए भी, है ना, वो वाले, तो ADHD होगा उसके अंदर में। डैश जो है सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगॉत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। ये हमने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जब की थी, बेंडूरा की, तब हमने ये डिस्कस किया था कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी भी इस तरीके की है जो समाज से रिलेटेड है। तो बिल्कुल ये किससे रिलेटेड है? बेंडूरा और वाइगॉत्स्की की दोनों की थ्योरी जो है वो समाज से रिलेटेड है, ठीक है। बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बात करते हैं, बाकी दोनों क्या है आपके? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ब्रॉनफ्रेंड बुनर की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी, विद्यालय आदि जो है उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ये किससे संबंध रखते हैं? ब्रॉनफ्रेंड बुनर का इकोलॉजिकल थ्योरी जो है आपकी ये सोशलाइजेशन की ही थ्योरी है आपकी ये, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी होती है उसके अंदर आपके जो स्टूडेंट्स की फैमिली होती है, पीयर्स होते हैं, स्कूल होते हैं, वो आपके कहाँ पर होते हैं? माइक्रो सिस्टम में होते हैं। माइक्रो सिस्टम वो होता है जो स्टूडेंट के सबसे करीबी होते हैं ना, वो आपके माइक्रो सिस्टम में आते हैं, जो उसके सबसे नज़दीकी होते हैं। तो उसके विद्यार्थी हो गया, उसके परिवार हो गए, उसके साथी उसके सबसे नज़दीकी सिस्टम में आते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर इज कॉल्ड। अब इन्होंने क्या कहा है? रेंज ऑफ टास्क, ठीक है, क्षेत्र की बात की गई है कि भाई उस कार्य का जो है ना वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर किसी बंदे की मदद लेकर के कर पाता है, दैट मीन वो क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाता कि जो मदद दी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो हम आंसर लगाते हैं कि स्कैफोल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कार्य करने की सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन है, लेकिन वो उसको किसी और की मदद से कर सकता है, तो उस सीमा को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। हमने पढ़ा भी था कि बच्चा जो है इस जगह पर खुद से विकास कर सकता है, इस वाली जगह पर, ठीक है। इसको अगर हम पूरे को रेड कर दें, ये वाली जगह वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो खुद से विकास नहीं कर सकता है, लेकिन किसी की मदद अगर मिल जाती है तो विकास कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ZPD। और जो ये मदद दी जाती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जो किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाती है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन सी होगी आपकी, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में आपने देखा होगा सबसे लास्ट की स्टेज है, ठीक है। इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी इसके अंदर में आइडियलिस्टिक रीजनिंग आती है, बिल्कुल आती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन इसके अंदर स्पेशल रीजनिंग की बात जो है वो नहीं की गई है कि स्पेशल रीजनिंग इसके अंदर में आती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्पेशल रीजनिंग यानी स्थानिक तर्कना इसके अंदर में नहीं शामिल है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, पियाजे के स्टेज के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि इसकी जो स्टेजेस है उसका सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, SPCF, ठीक है। इस तरीके से याद भी कर सकते हो SPCF करके आप, तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका एस्टेट में या किसी टेट एग्जाम में आया हुआ है, यूपी टेट में होगा शायद, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी। एक नेक्स्ट देखते हैं, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है जी। जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड न्यूनतम है। अब आपको यहाँ ही ध्यान देना, ये लंबी चौड़ी रामायण कह रखी है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि उसकी जो रीडिंग की है, रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंस, साइंस आर वेरी लो। यहाँ पे रीडिंग जो है ना उसकी वो लो है,
बाकी सब चीज़ों में अच्छी है वो, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट किए तो अबव एवरेज आ रही है, मैथ्स में अच्छी है, मतलब कि उसको डिस्कैलकुलिया हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है। उसके बाद उसकी राइटिंग अच्छी है तो उसको डिसलेक्सिया नहीं उसको मतलब डिसग्राफिया नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अब उसमें बात की जा रही है कि रीडिंग में उसके मार्क्स जो है वो कम आते हैं, दैट मीन उसको क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। जितनी रामायण दे रखी है ना उसमें से अपना काम का पॉइंट निकालो और आंसर निकालो अपना। ये फालतू की रामायण दी होती है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी सब चीज़ों में अच्छी है लेकिन रीडिंग में उसको प्रॉब्लम है, लो है वो, दैट मीन उसको क्या है, डिसलेक्सिया। क्योंकि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपका, रीडिंग से संबंधित। डिस्फेजिया आपका क्या है, वर्बल, उससे मतलब खुद को मतलब एक्सप्रेस करने से संबंधित है, लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है, यानी कि क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस, रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस, ठीक है, खुद पर रिफ्लेक्ट करने की बात की जा रही है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, ये वाला क्वेश्चन होगा। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। हाउ यू कैन सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही कौन सा होगा, भाई आप किस तरीके से ज़्यादा गुड मार्क्स ले सकते हैं, ज़्यादा ग्रेड्स प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए भी अलग से प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं GATE करके बोलते हैं, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए अलग से एक प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके प्रोग्राम में, जैसे कि उनको एनरिचमेंट दी जानी चाहिए, एक्सेलरेशन दिलानी चाहिए, पुल आउट करना चाहिए उनको, मतलब कि स्पेशल क्लासेस देनी चाहिए। ये वो स्पेशल क्लासेस नहीं है दूसरे वाली बच्चों को जो देनी पड़ती है, ये वो स्पेशल क्लासेस जिनमें उनके लिए कुछ उनको हायर लेवल के जो टास्क वो कर सकते हैं नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा, वो दिए जाए उनको, ताकि उनके दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। एक्सेलरेशन जो आता है ये भी बिल्कुल ठीक बात है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि भाई जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्लास में होती है ना, उससे अबव लेवल की थोड़ी सी एक्टिविटी उन बच्चों को करवाई जाए जो गिफ्टेड है, ठीक है। एनरिचमेंट इन रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, ये भी ठीक बात है, एनरिचमेंट दी जाती है उनको, बट रेमेडियल टीचिंग के जो है उनको ज़रूरत नहीं होती है, रेमेडियल टीचिंग उनके प्रोग्राम में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं होती है, बट जो एक गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए जो एक प्रोग्राम बनाया जाता है ना अलग से, उसमें अंदर रेमेडियल टीचिंग जो है वो शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि रेमेडियल टीचर आपका टीचिंग आपका आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्यों को करने लगती हैं। ये देखो हिंदी में तो इसको मतलब ऐसी ट्रांसलेशन होती है ना, कौन से ग्रह से करवाते हैं पता नहीं। यंग पीपल मेनली गर्ल इंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस इज नॉन एज। देखो इसमें क्या बोला गया है कि यंग जो बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियां जो होती है, वो एक स्ट्रिक्ट डाइट लेना शुरू कर देती है और एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है। तो इस ईटिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, इसमें देखो एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा आपका, एक होता है आपका बुलिमिया नर्वोसा। ये दोनों तो आपके इसमें आते ही नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए। एनोरेक्सिया और बुलिमिया को हम देखते हैं, और इसके अलावा एक और होता है आपका बिंज डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर होते हैं आपके ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया में क्या होता है, यहाँ पे जो बात बोली गई है ना, इसका आंसर आपका रहेगा बुलिमिया डिसऑर्डर। क्यों रहेगा आप सुन लो, एनोरेक्सिया और बुलिमिया में कंफ्यूजन रहती है। एनोरेक्सिया में क्या होगा, एनोरेक्सिया वाला डिसऑर्डर जिसको होता है, वो बंदा बहुत एक्सेसिव खाता है, मतलब एक्सेस खाएगा वो, और फिर वो सोचता है यार मैं तो बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, खा भी लेगा बहुत ज़्यादा, और फिर उसको मतलब वो क्या करेगा, कभी कभी कोई लोग उसको वॉमिट करके निकालते हैं, कुछ लोग उसको एक्सरसाइज के थ्रू उसको मतलब निकालने की कोशिश करते हैं फिर अपने खाने को बाहर, ठीक है, पसीने के थ्रू या किसी भी तरीके से। तो वो होता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है बंदा और एक एक्सेसिव एक्सरसाइज भी लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाएगा नहीं वो, उसके बावजूद भी उसको लगेगा कि भाई एक स्ट्रिक्ट डाइट भी लेगा और फिर एक्सरसाइज भी करेगा कि मैं मतलब मेरा जो है वेट गेन ना हो जाए, उसको कहते हैं बुलिमिया डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा। ये दोनों में अंतर है आपका। एक होता है बिंज नर्वोसा, ये भी अगर आपका आ जाए बाई चांस। बिंज नर्वोसा में क्या होता है, उसमें क्या होता है, बंदा हर टाइम खाने के बारे में सोचता है, अभी खाया है 2 घंटे बाद में फिर उसको खाना चाहिए, अगर गुस्सा आया है तो उसको खाना चाहिए, अगर इमोशनली कुछ हुआ है तो उसको खाना चाहिए, मतलब खाने के लिए जो जीते हैं ना, उसको कहते हैं बिंज नर्वोसा आपका, ठीक है। तो 3 होते हैं ये आपके, तो इसका आंसर आपका रहेगा बुलिमिया नर्वोसा, जब आप स्ट्रिक्ट डाइट भी ले रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो। Which of the following statement most appropriately define the term inclusion? अब inclusion जो हम समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से, तो क्या होगा, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स में हम उनको भेजेंगे तो फिर इंक्लूजन कैसा हुआ, है ना, फिर तो अलग थलग करने वाली बात हो गई।
एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन स्पेशल क्लासरूम, नहीं जी बिल्कुल ना स्पेशल क्लासरूम होगा ना स्पेशल स्कूल होगा। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मोस्ट ऑफ द टाइम इन रेगुलर क्लासरूम, ठीक है, कि उनको क्या करेंगे हम, बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देंगे, नहीं उनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम भी नहीं देंगे, ठीक है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम, फुल टाइम देंगे, पूरे समय के लिए शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको 1 घंटा पढ़ाएंगे हम नॉर्मल बच्चों के साथ में, 2 घंटे पढ़ाएंगे नॉर्मल बच्चों के साथ में, वीक में 2 बार पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं, फुल टाइम हम उनको रेगुलर क्लासरूम में रखेंगे। तो उसको कहते हैं हम इंक्लूजन करना, इंक्लूसिव एजुकेशन देना बच्चों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस, यहाँ पे बात की जा रही है संवेगों के बारे में, कौन सी बात जो है एक सत्य है, ठीक है, कौन सी होगी। इमोशंस एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, ठीक है। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं है, परमानेंट कैसे हो सकते हैं इमोशंस, तो इतने मतलब अपने मतलब क्या बोलूँ मैं, इतने उतार चढ़ाव आते हैं इमोशंस में। तो इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुली, जरूरी नहीं है इंटरनली हो सिर्फ, ठीक है। सर्टन फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, संवेगों की निश्चित भावाभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती है, ठीक है कहीं तक, लेकिन ये हमारा बेस्ट ऑप्शन ये है कि करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशन। नेचर की बात की जाए तो इमोशंस जो होते हैं एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है, लर्निंग से मॉडिफाई किया जा सकता है। भाई जब आप छोटे हुआ करते थे, 1-2 साल के बच्चे को देखोगे भाई खिलौने के लिए मतलब खिलौने की दुकान में लिट जाएगा पूरा और शुरू हो जाएगा उसका रोना बिल्कुल एकदम भैं भैं करके। लेकिन अभी जैसे जैसे आपकी लर्निंग होती है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, आज आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल मानते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप मतलब ऐसे थोड़ी है कि आप अभी जाकर के मॉल में लिट जाओगे मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। तो क्या होगा, एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाई बाय लर्निंग, मॉडिफाई होते हैं बिल्कुल, इमोशंस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो लर्निंग के थ्रू बदले जा सकते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो ये अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट अप्रोच द लर्निंग मटेरियल इन अ वे दैट हेल्प देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मटेरियल। अब इसके अंदर में ये आपके लर्निंग स्टाइल होते हैं जो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका डीप स्टाइल हो गया लर्निंग का आपका, ठीक है, एक होता है सरफेस स्टाइल आपका, ठीक है, एक होता है आपका डीप स्टाइल लर्निंग का। ये दो, प्रैक्टिकल स्टाइल और इंपल्सिव स्टाइल तो होगा ही नहीं बिल्कुल ही, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। सरफेस स्टाइल कौन सा होता है, सुन लो थोड़ा सा, कि सरफेस स्टाइल होता है, सरफेस मतलब सतह तौर पर, यानी ऊपर ऊपर से जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके चलती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या करना होता है, सिर्फ आंसर जानने हमें। अरे आंसर जान करके क्या करोगे, अगर सरफेस वाले से क्वेश्चन आ गया सरफेस स्टाइल से, तब कहाँ से आंसर लिखोगे उसका। तो जो बच्चा इन क्वेश्चंस को डीपली समझना चाहता है, मतलब डीप स्टाइल, जो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए तो भी मुझे पता होना चाहिए, तो डीप स्टाइल होगा आपका, जहाँ पे अंडरस्टैंड की बात आएगी। और अगर ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको आंसर जानना है, आपको स्किप कर करके वीडियो देखनी है और आंसर जानना है कि अच्छा भाई इसका आंसर ये, अच्छा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर ये, अच्छा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या होगा, सरफेस स्टाइल, भाई ऊपर ऊपर से समझना है आपको। लेकिन अंडरस्टैंड द मीनिंग, इसने कहा है अंडरस्टैंड द मीनिंग, मतलब कि समझ करके करना है, तो क्या होगा, डीप स्टाइल होगा आपका हमेशा लर्निंग का, ठीक है। तो ये स्टाइल होते हैं लर्निंग के। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ देता है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, स्पीकिंग और राइटिंग इन सच अ वे एज द हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर इज नोन एज। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि दूसरों पर प्रभाव छोड़ता है, किस तरीके का करना होगा, तो क्या होगा, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, फोनीम ऑफ लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, प्रैग्मेटिक्स या फिर मॉर्फीम ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का व्यवहारिक रूप जो होता है वो आपका दूसरों पर प्रभाव छोड़ता है। प्रैग्मेटिस्ट जो होती है लैंग्वेज का, वो आपका दूसरों पर प्रभाव छोड़ता है। लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुली एंड एंकरेज वन अनदर इज कॉल्ड। लर्निंग जो होती है आपकी, उसमें आपके एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए सीखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, टीम टीचिंग कहेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग में तो खोज करेगा बंदा, ठीक है। टीम टीचिंग में टीचिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ होगी कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करके सीखते हैं, जिसकी बात हमारे वाइगॉत्स्की करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन करके सीखना, कोऑपरेट करके सीखना, एक दूसरे को प्रेरित करना। भाई आप अपने दोस्तों के साथ जब सीखते हैं, तब अगर उसको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, आपने उसको समझा दिया, अरे यार कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ, आ जाएगा, हम मिल के कर लेंगे, क्या होगा, वो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में गलत है। डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। देखते हैं आगे 27 है, ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है, इंटीग्रेशन पर काम करता है, अनुवांशिकी और वातावरण का आपका ये क्या है, उत्पाद है, बिल्कुल ठीक बात है।
विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। ये भी ठीक बात है, एक डेफिनेट पैटर्न तो है ही ना भाई। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ का बच्चा 1 साल में चलने लग जाता है, ठीक है, और विदेश में कोई बच्चा है वो आपका 5 महीने में चलने लग जाए। एक डेफिनेट पैटर्न तो फिर भी है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एक अलग बात होगी, लेकिन प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, डेफिनेट पैटर्न है हमारे विकास का एक, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, कभी भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें एक दूसरे को वैसे भी ऑपोजिट दिखा रही हैं कि सिमिलर कैसे हो सकते हैं दो इंडिविजुअल विकास में। जरूरी नहीं है एक बच्चा यहाँ पे 1 साल में उसने जितने वर्ड बोलना सीख लिया, एक दूसरा बच्चा आपके घर में रहता होगा वो भी 1 साल में उतने वर्ड बोलना नहीं सीख पाएगा। तो सिमिलर बिल्कुल नहीं है, दो इंडिविजुअल कभी सिमिलर नहीं हो सकते, बिल्कुल जुड़वा बच्चे भी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन है। गार्डनर के अनुसार दूसरों की मूड यानी मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरण और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? According to Gardner, the ability to detect or responsible appropriately to the mood, temperament, motivation and intentions of others. यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे दूसरों के बारे में जो आप चीज़ें पहचान लेते हैं, ठीक है। गार्डनर की एक थ्योरी है इंटेलिजेंस की, आपने पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, देखा, ठीक है, हमने अपने चैनल पे भी डिस्कस की है उसको। तो क्या होगा इसमें से, लिंग्विस्टिक होगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक होगा, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दोनों तो नहीं होंगे, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे होती है कन्फ्यूजन बढ़िया वाली, इंटरपर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल क्या है, ठीक है। इतना याद रख लेना, दूसरों के बारे में जब बात कर रहे हो ना तो इंटर होगा हमेशा। जैसे हम बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, यानी कि 2 कॉलेजेस के बीच कंपटीशन हो गया, ठीक है। इंटर स्टेट कंपटीशन यानी कि 2 स्टेट्स के बीच का जो कंपटीशन होगा 2 टीम्स के बीच में। इंट्रा यानी कि अपने अंदर की बात है, ठीक है, इंट्रा यानी अपने अंदर की बात है। तो इंट्रा पर्सनल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अदर्स के बारे में बात की जा रही है, दूसरों के बारे में जो समझ सके, तो कौन सा होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इतना याद रख लेना, इंटरपर्सनल मतलब कि इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं जो, इस तरीके की बात आपकी। इंटर मतलब कि दूसरों के बारे में बात की जा रही है। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, एडोलेसेंट एबिलिटी टू इवेल्युएट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि किशोरों की एक एबिलिटी होती है इवेल्युएट करने की, एक लॉजिक देने की वर्बल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, जो वर्बली वो सुनते हैं देखते हैं उसके बारे में, विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस, यानी कि रियलिटी में स्थितियां क्या है उसको देखे बिना एक जो उनकी जो मूल्यांकन करने की योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रोपोजिशनल थॉट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पियाजे ने बताया कि ये चीज़ जो होती है एडोलेसेंट में होती है कि उनके एक प्रोपोजिशनल थॉट होते हैं, उनके साध्यात्मक विचार होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस को समझे बिना देते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट defined adolescence is the span of years during which boy and girl move from childhood to adulthood mentally, emotionally and socially and physically। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, एक दी हुई है, परिभाषा है जिसमें कि आपका कोई भी कहीं से कुछ नहीं हो सकता, सीधी सीधी से इसका आंसर है A.T. जर्सिल्ड, आपका ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था, PGT का एग्जाम था आपका 2019 वाला ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें हेल्प करेंगी इसमें और आपको इजी रहेगा। तो क्वेश्चंस क्योंकि कई बार बहुत हद तक रिपीट भी हो जाते हैं और टॉपिक्स तो रिपीट होते ही होते हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, और कोशिश करूँगी मैं कि 1-2 पेपर और डाल सकूँ। थोड़ी सी मेरी बेटे की जो तबीयत है उसमें थोड़ा सुधार है अभी, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए 1-2 पेपर और ज़रूर कोशिश करूँगी कि अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप